देखिए इसके पहले भाई हमने पढ़ लिया था कोशिका के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के पार्ट, है ना, कोशिका के अंग। तो समझेंगे कोशिका के अंदर, ठीक है। आप किसे कहेंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। आपको मालूम है, ये याद रखना है कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ सबसे पहले? केंद्रक, और क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम। फिगर देखते जाइएगा, ये फिगर बनाना है आपको, ठीक है। अगर ये पादप कोशिका है तो क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बाबू? प्लास्टिड, जिसको क्या बोला जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इसी के उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। ये ठहरा पादप कोशिका की बात कर लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है? पादप कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आपका केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या था भाई? हरित लवक हो गया, राइबोसोम हो गया, और ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो समझ में आ गया, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित अंग। कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका द्रव्य ही समझ लेते हैं, नहीं लिखा हूँ फिर भी समझ ले। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या काम करता है? कोशिका द्रव्य होता क्या है? तो कोशिका के अंदर तरल जीवित पदार्थ, कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ, तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या काम करता है? कोशिका द्रव्य प्रत्येक जीवित रखने का काम करता है। जैसे आपको ऑक्सीजन, भाई वातावरण में आपको जिंदा रखने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन गैस करती है। वैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, उसमें सभी उलझे रहते हैं, वरना खड़े हो जाएंगे। अगर यही मान लेते हैं आपकी कोशिका है, अगर इसमें कोशिका द्रव्य ना हो, खड़े होंगे कुल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ लटक के चले आने, कुल कोशिकांग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, है कि नहीं। और कुल कोशिका भाग के कहाँ चली जाएंगी? घुटनों में, आंखों कुल यहाँ अंदर बह जाएगी, क्योंकि वो कोशिका से मिलके बनी है कि नहीं। तो कोशिका द्रव्य का क्या काम होता है? सभी कोशिकांगों को उनके स्थान पर अस्थायी बनाए रखने का काम कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। इसका प्रमुख काम क्या है? ये क्या काम करती है? प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को वातावरण से अलग करने का काम करती है। आपको मुझसे कौन अलग कर रहा है? आप और हम एक होते, कैसे होते? अगर आपका दिल यहाँ, अगर आपके पास चमड़ा नहीं है, स्किन नहीं होती, तो हम लोग वैसे ही मिल जाते। आपका दिल यहाँ लगा देता, मेरा दिल वहाँ लग जाता कि नहीं लग जाता? ऐसे दौड़ते, अभी कबड्डी होती तो दिल भारी आ जाता, ऐसे धड़धड़ा के, है कि नहीं होता भाई? दौड़ेंगे ऐसा दिल पकड़ेंगे और कबड्डी लगे रहेंगे, है कि नहीं। यहाँ पकड़ना भी है, कबड्डी भी करना है कि नहीं। यहाँ दिल बचा तो फेफड़ा लटक गया, क्या करेंगे? लगे पड़ेंगे। कौन फेफड़ा पकड़ लिया तो कांडे हो गया, रुक जाओ, खत्म खेल हुआ खत्म हो गया, है कि नहीं। तो समझिए, प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है? कोशिका को, एक कोशिका को या किसी जीव को दूसरे जीव से, या कोशिका को वातावरण से अलग करने का काम करती है। समझिए, अगर ये आपकी स्किन है, ये वातावरण, तो वातावरण आप, अरे भाई समझो, ये बाहर की हवा सीधे शरीर में जाती ना, लेकिन कौन नहीं जाने दे रहा है? त्वचा नहीं जाने दे रही, त्वचा अभेद होती है। वैसे ही कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसकी खासियत समझ लीजिए, क्या काम करती है? ये अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? अर्ध, आधा, पार, आर पार, गम्य, जाना। कुछ पदार्थों को केवल आर पार जाने देती है। हमारे यहाँ शादी होती है ना, कह के जाते भैया खाना खाना है और रहना है,
रहना तो बात छोड़ो, पहला पॉइंट ध्यान दिया जाता है, खाना खाना है। अब कितने को खाना है उन्होंने नहीं कहा। अब मामा का लड़का सौभाग्य से आए, चला खा के आ जाए। वो कितने को कह के गया बेचारा, कितने को कह के गया। और जो नहीं कीची केंचा जाएंगे, इनकी तो बातें छोड़ दो। जो बाबू गया, बहनी गई, गई, तो इनकी तो बातें छोड़ दो, अपने प्लस में जा रहे हैं। हम गार्जियन हैं, हम खाने आए, हमारा खाया हुआ माना जाएगा, बच्चों का नहीं माना जाएगा, है कि नहीं भाई। पैसा दिए हैं फिर हम थोड़ी खा रहे हैं, 101 रुपया नहीं होता है कि नहीं। और खाएंगे 70 रुपया खाना और 3-4 गुलाब जामुन मारेंगे, ठंडा मारेंगे, है कि नहीं। सोफा बैठ के तोड़ेंगे, वो अलग गया 100 रुपया, गया कि नहीं गया। अरे नॉर्मली एक आदमी का खाना 70 रुपया माना जाता था, इस महंगाई में 100 रुपया मान के चलिए, है कि नहीं। और छेना मारेगा, ठंडा मारेगा, वो अलग। नमकीनियों चाहिए उनको, हैं। और बाद में वो घर जाके कहेंगे सब्जियां जैसे ना अच्छी लगत ना रहे, और यहाँ फंसाते जाएंगे सब्जी अच्छी ना, और खींचने पूरा, है कि नहीं। मतलब हद है भाई। आज देखिए, कभी भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी के अगर खाना गड़बड़ भी बना, खा लिए हैं, समझ रहे हैं, ये आपकी, ये याद रखिएगा। खाना खा के चले आए, खाना खाया ना, खराब तो था, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के चले आए। खा के अब रहते जैसे ना, वो सब्जी अच्छी ना लगता है ना। अरे भाई अगर अच्छी नहीं थी तो इतना खींचे, अगर अच्छी रहती तो क्या हुआ होता, तब तो पन्नी में भर भर के लाएगा। इस जेब में का में आलू गोभी, इधर क्या है कि नहीं, इधर पनीरिया भरे हैं, हाँ लग जाएगा। अरे भैया जब पन्नी में भरेंगे तो कैसे, प्लास्टिक की यही खासियत होती है। जो प्लास्टिक होती है, जो चाइना वाली जिसको पन्नी के नाम से जानते हैं, उसकी यही खासियत होती है। उसमें गरम गरम चाय डाल दो, एकदम गरम चाय डाल दो, अगर वो गल जाए तो बताना। समझ रहे हैं बात को। हम साइंस वाले, हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप करके देख लीजिए। या ये जो ग्लास होती है जिसमें पानी पीते हैं, इसमें पानी भर के आग पे रख दो, जल जाए तो बताना। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, वो आग पे आप रख देंगे वो नहीं जलेगी, उसकी वही खासियत होती है। समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक बंद कीजिए, क्योंकि ये गलबे नहीं करती, केवल इसको जलाया जाएगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ, किसी वस्तु को अगर जलाया जाता है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी चीज़ को केवल आधा जला दिया जाए तो क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉइंट नोट कीजिएगा। किसी चीज़ को पूरा जलाएंगे, कागज है पूरा जलाएंगे, भोजपुरी में समझो, गाय को धुईहर किया जाता है ना, धुईहर ले जाके पूरा जलाया जाता कि आधा। वो धुआं देख लीजिए और आग लगने के बाद धुआं देख लीजिए, दोनों धुएं में फर्क है कि नहीं है? अरे भाई जो आधा जला हुआ है, जिस पे ले जाके कुछ पतैया होता है, निमिया के रख के आते हो, खरखंजार, उसका धुआं कैसा रहता है, सफ़ेद कलर का। आग लगने वाला धुआं कैसा रहता है, काले कलर का रहता है। तो याद रखिएगा, जब किसी चीज़ को पूरा जलाएंगे तो क्या मिलेगी, कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब किसी वस्तु को आधा जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉइंट समझ में आ गया, याद रखिएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को वातावरण से अलग करने का काम करती है। ये रही, अब जैसे मान लेते हैं ये रहा वातावरण, ये रही कोशिका, ठीक है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो इसको इससे अलग करने का काम कौन कर रहा है। अरे भाई एक कमरा मान लेते हैं, ये 12 का कमरा, इसके पीछे कौन कमरा है, 10 का कमरा है ना, कक्षा 10 वालों का कमरा। तो 10 को 12 से कौन अलग कर रहा है, ये वाली दीवार कर रही है ना। वैसे ही कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से या कोशिका को वातावरण से अलग करने का काम कौन करती है, कौन करती भाई, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आगे समझ में आ गया इतना बात, चलिए आगे देखते हैं। जीव द्रव्य मैं बता चुका हूं, जो कोशिका द्रव्य होता है उसे ही जीव द्रव्य भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो बाद में कंफ्यूज करते हैं। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, एक भाई जीव के अंदर मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल सघन पदार्थ को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। वही था कोशिका द्रव्य, वही है जीव द्रव्य। आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति। मैंने आपको बताया है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्या काम करती है, कैसे काम करती समझते हैं, ठीक है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो किसकी देखिए, जब भी कोशिका भित्ति का नाम आएगा 2 पॉइंट याद रखिएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है, सेलुलोज की। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो कोशिका भित्ति या तो सेलुलोज की बनेगी या तो पेक्टिन की। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। क्या है,
प्रोटीन है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है भाई? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब आगे कुछ पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट। मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले मैंने पूछा था क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी, जो अभी आपको मिला था कुछ टाइम पहले। तो क्या मिलता है? विटामिन डी, है कि नहीं? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन के अंदर से क्या लेके आते हैं? खनिज लवण, और क्या लेके आते हैं भाई? पानी। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा ना भाई? जैसे हम लोगों में संवहन का काम कौन करता है? मनुष्यों में संवहन का काम, संवहन का मतलब होता है किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? खून करता है, रक्त करता है। वैसे पौधों में कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम क्या काम करता है? पानी और खनिज लवण ले जाके पत्ती तक पहुंचाता है, और जबकि फ्लोएम क्या काम करता है? पत्ती को पौधे का क्या बोला जाता है? रसोई घर बोला जाता है। ये याद रखिएगा, पत्ती को पौधे का रसोई घर बोला जाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? जब पत्ती खाना बना लेती है, उस खाने को ले जाके विभिन्न भागों में पहुंचाती है। जाइलम क्या काम करता है? पानी खनिज लवण को कहाँ पहुंचाता है? पत्ती तक। फ्लोएम क्या काम करता है? पत्ती पे बना हुआ खाना कहाँ पहुंचाता है? पौधे के विभिन्न भागों में। क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है? तो आप देखेंगे किसी पत्ती को ध्यान से देखिएगा, उस पर धब्बे जैसी संरचना पाई जाती है। धब्बे जैसी, धब्बा पड़ा रहता है। पत्ती में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है रंध्र, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो धब्बे जैसी जो संरचना होगी वो क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होते? पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। मैंने आपको यहाँ बताया था हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना, सॉरी 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के। हरित लवक, और उसके अंदर 2 लवक होते हैं, वर्णी और अवर्णी। जो रंग प्रदान करे वो अवर्णी, और जो रंग ना प्रदान करे वो क्या कहलाता था? अवर्णी। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? चलिए, क्लोरोफिल समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्ती के ऊपर धब्बे जैसी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। और इसी के उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अब अगले कोशिकांग की बात करते हैं। तो अगला कोशिकांग क्या है? केंद्रक है। क्या भाई? केंद्रक। याद रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? सन 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? एक पॉइंट आपसे पूछता हूं, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हम जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? पढ़ा है कभी? है ना? उनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। याद रखिएगा, मरी हुई कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? 1665 ईस्वी में। लेकिन जिंदा कोशिका को, जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जिस वैज्ञानिक का नाम आपको लंबा नहीं याद होता, उसका लास्ट का पॉइंट याद कीजिएगा, लास्ट वाला नाम याद कीजिएगा। तो क्या नाम था? लीवेनहॉक, जिसके बारे में आप जानते हो। पहले भी हमने इसके बारे में, इनके प्रयोगों को हमने पढ़ा हुआ है, इनके सिद्धांतों को हमने पढ़ा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। ठीक है, समझते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक कला। केंद्रक के बाहर का जो आवरण होता है, जो उसे चारों तरफ से घेरे रहता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? केंद्रक कला कहलाता है। ठीक है, जो कितना 80 से 90 एंगस्ट्राम मोटा होता है। जो कितना? 80 से 90 एंगस्ट्राम क्या होता है? 80 से 90 एंगस्ट्राम मोटा होता है। केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? केंद्रक कला कहलाता है, जो 80 से 90 एंगस्ट्राम क्या होता है? मोटा होता है। ये ठहरा केंद्रक कला। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक, जैसे कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा था भाई?
जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। वैसे केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, जिसमें 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बाकी डीएनए होता है, बाकी क्या होता है? आरएनए होता है। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं भाई केंद्रिका की। आपने फिगर बनाया होगा, केंद्रक के अंदर एक धब्बे जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रोमैटिन धागे की। केंद्रक के अंदर एक धागे की जैसी संरचना होती है, जिसे क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन धागे बोला जाता है। जो किसका बना है? क्रोमैटिन का बना हुआ होता है। यही क्रोमैटिन आगे चल के संघनित होके क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। क्या बनाता है भाई? गुणसूत्र बनाता है। और आपने पढ़ा है जीन से मिलके क्या बनता है? जीन मिलके क्या बनाता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र से क्या बनता है? डीएनए, है ना? डीएनए, और डीएनए से फिर क्या बनता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र के माध्यम से ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जीन उनका संवाहक का, उन्हें ले जाने का काम करता है। ठीक है? किसके माध्यम से जाते हैं? तो गुणसूत्र के माध्यम से। कौन सा विभाजन होता है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मनुष्यों में जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री या अर्धसूत्री? अर्धसूत्री विभाजन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मनुष्य में केवल जनन के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, बाकी हर समय कौन सा विभाजन? समसूत्री। याद हुआ? चलिए, ये था आपका इतना पॉइंट। इसके बाद अभी बहुत पॉइंट बचे हुए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।